विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास का अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति। तो ये फ्रांसीसी क्रांति के ब्लूप्रिंट आधारित और प्रश्न बैंक आधारित जो प्रश्न उत्तर है, जो कि परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर है, उसकी जानकारी हम देने जा रहे हैं आपको। तो देखिए, इस अध्याय से आपको कुल 10 अंक के प्रश्न पूछेगा। तो 10 अंक के प्रश्न में 2 अंक के प्रश्न रहेंगे और 3 अंक का एक प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न और 5 अंक का एक प्रश्न रहेगा। तो अब देखते हैं कि इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, और आने वाले वीडियो में अध्याय 2 के परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर डालेंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए, और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक यह वीडियो पहुंच सके और उनका भी अध्ययन जारी रहे। प्रश्न क्रमांक 1, अति लघु उत्तरी। लुई सोलवे के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो लुई सोलवे के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति दयनीय थी, जिसके लिए सरकार की फिजूल खर्ची और राजा के सरकारी व्यय पर विलासिता जीवन एवं राज्य की कर की व्यवस्था जिम्मेदार थी। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण था एस्टेट जनरल, प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन और टेनिस कोर्ट की शपथ। फिर अगला प्रश्न आता है, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? जैकोबिन क्लब के सदस्य छोटे दुकानदार तथा कारीगर, जैसे कि जूता चप्पल बनाने वाले और पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ीसाल और छपाई करने वाले, नौकर और दिहाड़ी मजदूर आदि थे, जो समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। अगला प्रश्न आता है लघु उत्तरी। ये आपको 3 अंक में पूछा जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों के योगदान को लिखें। फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस के दार्शनिक की अहम योगदान था। जॉन लॉक और जाक रूसो जैसे दार्शनिकों ने स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना की है, और वह किसी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता को मानने पर बल देते थे। लॉक में राजा के दैविक और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रावधान रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और उनके विचारों ने फ्रांस के जनमानस को क्रांति के लिए प्रेरित किया। तो ये हो गया फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों का योगदान। अगला प्रश्न पूछता है कि फ्रांसीसी समाज की महिलाओं का जीवन कैसा था? फ्रांसीसी समाज में अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने हितों की हिमायत करने फ्रांस के विभिन्न शहरों में लगभग 60 राजनीतिक क्लब शुरू किए थे। उनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक। प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों। वहीं तीसरे स्टेट के अधिकांश महिलाएं जीवन निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई, फल फूल सब्जियां बेचना और संपन्न परिवार में घरेलू काम करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीन की लड़कियां तथा तीसरे स्टेट के धनी परिवार की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। महिलाओं की मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम हुआ करती थी। अगला प्रश्न आता है, नेपोलियन के उदय को समझाइए। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 में कोर्सिया द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेपोलियन असाधारण प्रतिभा का स्वामी था। फ्रांस की डायरेक्टरी निर्देशिका द्वारा उसे फ्रांसीसी सेना का सेनापति नियुक्त किया गया। 10 दिसंबर 1799 का नेपोलियन ने डायरेक्टरी को भंग करके फ्रांस की सत्ता अपने हाथ में ले ली, और 1804 में नेपोलियन ने खुद को सम्राट घोषित कर दिया, और उसने यूरोप के अनेक राज्यों को जीतकर फ्रांस के साम्राज्य में मिला लिया। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया, प्रशा, रूस को पराजित करके फ्रांस की शक्ति और प्रतिष्ठा को शिखर तक पहुंचा दिया। वह इंग्लैंड को भी पराजित करना चाहता था, परंतु 1815 में वाटरलू के युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को परास्त कर बंदी बना लिया और
सन 1821 में सेंट हेलेना द्वीप पर बंदी बनाकर जीवन काल में उसकी मृत्यु हो गई। बंदी जब था तभी उसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न आता है, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ, समझाइए। तो फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी विचारों में से एक था। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा मुक्ति हेतु नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया और 1794 में कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेश में सभी दासों को मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया, परंतु यह कानून ज्यादा दिनों तक लागू नहीं हुआ। 10 वर्ष पश्चात नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी और बागान मालिकों को अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। अंततः फ्रांसीसी उपनिवेश में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न आता है, दीर्घ उत्तरी 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के 3 एस्टेट के नाम बताइए। तो प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट, तृतीय एस्टेट। प्रथम एस्टेट में पादरी वर्ग आते थे जो विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे, जैसे कि राज्यों को दिए जाने वाले करों से छूट। द्वितीय है यह एस्टेट कुलीन वर्ग आते थे, इस वर्ग के लोगों को राज्यों के लिए दिए जाने वाले करों में छूट प्राप्त थी, साथ ही उन्हें कुछ सामंती विशेषाधिकार भी थे, वह किसानों की सामंती कर वसूला करते थे। तृतीय एस्टेट, इस एस्टेट में बड़े व्यापारी और व्यवसायिक और अदालती कर्मचारी, वकील, किसान और कारीगर, भूमिहीन मजदूर और नौकर आदि सम्मिलित थे। राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से यही वर्ग अर्थात जन साधारण वहन करता था। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत सामाजिक परिस्थिति तो और आर्थिक परिस्थिति देखिए, दार्शनिक परिस्थिति। तो सामाजिक परिस्थिति में देखिए कि फ्रांस का सामंतवादी समाज 3 वर्गों, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग में विभक्त था। प्रथम एस्टेट के पादरी और द्वितीय एस्टेट के कुलीन वर्ग को कर न देने से सरकारी छूट प्राप्त थी। कर का संपूर्ण बोझ तृतीय एस्टेट अर्थात व्यापारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर एवं नौकर आदि पर था। इसमें तृतीय एस्टेट में असंतोष की भावना व्याप्त थी। आर्थिक परिस्थितियां, फ्रांस का शासक लुई 16वां 1774 में फ्रांस का शासक बना। सत्तारूढ़ होने पर उसे खाली शाही खजाना खाली मिला। सेना का रखरखाव, दरबार का खर्च और अन्य खर्च चलाने हेतु लुई 16वां कर बढ़ाने के लिए बाध्य हुआ। लुई 16वां कर बढ़ाने के लिए एस्टेट जनरल की सभा बुलाई, जिसमें प्रत्येक एस्टेट को एक मत देने की अनुमति थी। तृतीय एस्टेट ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए प्रत्येक सदस्य को वोट देने की मांग की, जिसे सम्राट ने ठुकरा दिया और तृतीय एस्टेट प्रतिनिधि ने सभा का बहिष्कार कर लिया। राज्य में खाद्यान्न की पूर्ति न होना, पाव रोटी की बढ़ती कीमतें और अपर्याप्त मजदूरी के कारण भी फ्रांस की क्रांति का विरोध हुआ था। फिर आता है दार्शनिक योगदान। फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस के दार्शनिक जान लाक रूसो, मॉन्टेग्यू आदि की अहम भूमिका थी। उन्होंने स्वतंत्रता, सम्मान, नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना की और उनके विचारों ने फ्रांस में जनमत की क्रांति के लिए प्रेरित किया। फिर आता है राजनीतिक कारण। तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधि ने मिराम्बे और आम्बेसिए के नेतृत्व में स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दी। उन्होंने वर्साय के टेनिस कोर्ट में सम्राट की शक्ति कम करने वाले संविधान बनाने की शपथ ली। इसी बीच राज्य में खाद्यान्न संकट गहरा गया, जिससे जनसाधारण का गुस्सा गालियों में फूट गया और सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। गुस्साई भीड़ ने बास्तिन दुर्ग पर धावा बोल करके उसे नष्ट कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं फ्रांस का ये नक्शा है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम। तो सामंत का अंत हुआ, समाज व्यवस्था में सुधार हुआ, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना, निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति, समानता के विचारों पर प्रचार प्रसार और फ्रांस का एक राष्ट्र के रूप में उदय और मताधिकार का भी विस्तार। और उसके अगला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण क्या है? तो फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण है राजा की निरंकुशता और राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन को न बुलाना, राज्य कर्मचारियों की निरंकुशता, सेना में असंतोष और अव्यवस्थित शासन व्यवस्था।
अगला प्रश्न है, ओलम देगुज द्वारा तैयार किया गया घोषणा पत्र का मूल अधिकार क्या थे? तो महिलाओं को पुरुष के समान अवसर मिलने चाहिए। सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य महिला पुरुष के नैसर्गिक अधिकार को संरक्षित करना। कानून सभी महिला पुरुष के लिए समान है और सभी अपनी योग्यता अनुसार सम्मान एवं पद के हकदार हैं। कोई महिला अपवाद नहीं है, यह अपराधी भी हो सकती है, गिरफ्तार नजरबंद भी हो सकती है। सभी महिला पुरुष व्यक्तिगत एवं प्रतिनिधि के माध्यम से विधि निर्माण में सहयोग और हस्तक्षेप कर सकती है। तो इस प्रकार से ये आपका अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति के परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर हुए। अब आगे भी हम अध्याय 2 के प्रश्न उत्तर डालेंगे। तो इस अध्याय के प्रश्न उत्तरों को आपने तैयार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।